तो प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं भारत के भूगोल के भौतिक प्रदेशों में तीसरा भौतिक प्रदेश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इसको कृपया ध्यान से पढ़ें। तो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भौतिक प्रदेश या दक्षिण का पठारी भौतिक प्रदेश। तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश भारत का सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है, जिसका निर्माण गोंडवानालैंड का भाग है ये, यानी पैंजिया के विघटन के बाद यानी अंगारालैंड और गोंडवानालैंड बने थे। तो गोंडवानालैंड का अवशिष्ट भाग है ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग। प्रायद्वीपीय पठारी भाग में हजारों सालों से नदियों के द्वारा अपक्षय और अपरदन के कारण काफी कटा फटा हुआ भौतिक प्रदेश है। इस भौतिक प्रदेश के अंदर देखें तो यह भौतिक प्रदेश यानी 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यानी संपूर्ण भारत के 45.6% भाग पर प्रायद्वीपीय पठारी भौतिक प्रदेश फैला हुआ है। और यह प्रायद्वीपीय पठारी भौतिक प्रदेश है, यानी उत्तर में से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यदि इसकी अरावली से इसकी लंबाई मानते हैं तो इसकी कुल लंबाई है 1700 किलोमीटर। वहीं चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई 1400 किलोमीटर औसत पाई जाती है। तो इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है, जिसका आधार उत्तर के अंदर अरावली और इधर हम बात करते हैं विंध्याचल सतपुड़ा होते हुए राजमहल की पहाड़ियों तक है, यानी इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। वहीं दक्षिणी सीमा की यदि हम बात करते हैं तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी इसकी दक्षिणी सीमा का क्या करती है भाई, निर्धारण करती है। वहीं इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण है वो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के द्वारा किया जाता है। वहीं हम बात करते हैं पूर्व में, तो पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी इसकी सीमा का निर्धारण है वो प्रमुख रूप से भाई करते हैं। तो इस प्रायद्वीपीय पठारी भौतिक प्रदेश के अंदर देखें तो चूंकि लाखों वर्षों से नदियों ने इसका अपक्षय और अपरदन किया है, तो यह जो पठारी भाग है कटा फटा और अवशिष्ट भाग बचा है। और इस पठार को कई उपविभागों में विभाजित किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठारी भाग को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में उप प्रदेशों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें नंबर 1 आता है मालवा का पठारी प्रदेश, जो 3,44,732 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस मालवा के पठारी भाग को 2 भागों में बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार में विभाजित करते हैं। बुंदेलखंड का पठार है वो 1,40,172 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं हम बात करते हैं बघेलखंड का पठार, जो 54,560 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वहीं दूसरा हम बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार है सार हाउस ऑफ द मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। यह पठारी भाग है वो झारखंड और मुख्य रूप से क्या है पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर फैला हुआ है। इसके बाद थर्ड हम देखते हैं दक्षिण का मुख्य पठार, या जिसको दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा आ जाता है इसके अंदर मेघालय का पठार। तो मेघालय का पठार है प्रायद्वीपीय पठार का अवशिष्ट भाग है, जो मेघालय राज्य के अंदर स्थित है और इसको शिलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। मालवा का पठार, तो मालवा का पठार है मुख्य रूप से मैप में देखते हैं तो पठारी भाग के उत्तर पश्चिम में अरावली और उसमें हाड़ौती का पठार और इधर बुंदेलखंड का बघेलखंड का पठार आता है। इस पठार का क्षेत्रफल देखें 3,44,732 वर्ग किलोमीटर है। और इसके अंदर यदि देखते हैं मालवा के पठारी भाग को मुख्य रूप से 2 भागों में बुंदेलखंड का पठार बघेलखंड का पठार, हालांकि
हाड़ौती का पठार जो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है, यह पठारी भाग भी इसी के अंदर प्रमुख रूप से क्या है स्थित है। और इसके अंदर यदि हम देखें तो शिगार चोटी मुख्य रूप से क्या है सबसे ऊंची चोटी। अरावली में देखें तो गुरु शिखर चोटी जो 1722 मीटर है वो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसके बाद यदि हम दूसरा पठारी प्रदेश देखते हैं तो वो आ जाता है दक्षिण का मुख्य पठार। तो दक्षिण का मुख्य पठार है ताप्ती नदी के दक्षिण से लेकर यानी नीलगिरी की पहाड़ियों तक यह पठारी भाग है, काफी कटा फटा हुआ है। इसको कई उपभागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कर्नाटक राज्य में स्थित है उसे कर्नाटक का पठार के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना राज्य में स्थित पठारी भाग को तेलंगाना के पठारी भाग के नाम से जाना जाता है। और तेलंगाना के पठारी भाग में हैदराबाद और सिकंदराबाद ये तेलंगाना के पठारी भाग में यानी स्थित दो प्रमुख शहर हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु का पठारी भाग है वो प्रमुख रूप से स्थित है। इसके अलावा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का पठार है वो स्थित है। और इसी तरह हम देखते हैं चौथा मेघालय का पठार। देखिए मेघालय का पठार क्या है, इधर हम देखते हैं जब इंडियन प्लेट एशियन प्लेट से टकराई तो इसका जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उसके टकराने के कारण इसका कुछ भाग छिटक के क्या है अलग हो गया, जो बाद में यहाँ एक भ्रंश पड़ गया जिस भ्रंश को कहते हैं मालदा भ्रंश। तो ये जो मेघालय का पठार है उसको मुख्य दक्षिण के पठार से अलग करने वाला भ्रंश है मालदा भ्रंश, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और इस पठारी भाग के बीच में जो भ्रंश है उसमें नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप है वो प्रमुख रूप से क्या है भाई कर दिया गया है। इसके बाद यदि हम देखते हैं इस मेघालय के पठार को मुख्य रूप से शिलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है नॉरकैक जो 1412 मीटर स्थित है। मेघालय का जो पठार है इसमें 3 पहाड़ियां प्रमुख रूप से पाई जाती है। एक पाई जाती है गोरा, खासी और तीसरी पाई जाती है जयंतिया। हालांकि इसके अलावा भी इसके अंदर यानी कई चोटियां हैं वो पाई जाती है। और ये जो पहाड़ियां हैं 3 ये कीपाकार आकृति के अंदर पाई जाती है। हालांकि इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 900 से 1200 मीटर तक पाई जाती है। और इस पठारी भाग के अंदर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा, मानसीराम, यानी जिसमें 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्रमुख रूप से इसके अंदर होती है। तो वो खासी की पहाड़ियों में स्थित है। आज से यानी 20 से 25 साल पहले चेरापूंजी में ज्यादा अधिक वर्षा होती थी। तो आपको यानी ये आपके लिए कमेंट के अंदर देना है कि पहले चेरापूंजी में ज्यादा वर्षा होती थी और आजकल मानसीराम में क्यों, क्या रीजन है कि पहले चेरापूंजी में वर्षा हो रही थी और अब धीरे धीरे क्या है कन्वर्ट होके यानी मानसीराम की तरफ हो गई है। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप दें। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का जो पठार है वो मुख्य रूप से क्या है मालवा के पठार के दक्षिण के अंदर यहाँ राजमहल की पहाड़ियों इसकी सीमा का निर्धारण करती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान आ जाता है। तो छोटा नागपुर का पठारी भाग है, उस पठारी भाग को मुख्य रूप से क्या है एक नदी है वो 2 भागों में विभाजित करती है और वो नदी आ जाती है आपकी दामोदर नदी। तो यह भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो इस पठारी भाग का उत्तरी पठारी भाग का नाम है हजारीबाग का पठार और दक्षिण के पठारी भाग का नाम है रांची का पठारी भाग। और जो ये रांची का पठारी भाग है यहाँ की झारखंड की राजधानी रांची इसी पर स्थित है। यह पठारी भाग मुख्य रूप से क्या है झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर फैला हुआ है। और खनिज संसाधनों की दृष्टि से यह पठारी भाग है यानी अपने छोटा नागपुर के पठार के अंदर खनिज संसाधनों की दृष्टि से बड़ा ही है समृद्ध है। यहाँ
लोहा है, कोयला है, मैग्नीज है, जैसे कई खनिज संसाधन बहुतायत से पाए जाते हैं। इसके बाद हम दक्षिण की मुख्य पठार को पढ़ेंगे। तो दक्षिण का मुख्य पठार या जिसको दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, और ये दक्कन ट्रैप है मालवा पठार के दक्षिण के अंदर, और यहाँ नीलगिरी इसकी सीमा का निर्धारण करती है। इस साइड में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी इसका सीमा का निर्धारण करती है। तो इस पठारी भाग का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। तब क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से कई नदियां हैं, जैसे दामोदर आपकी प्रमुख रूप से नदी है कावेरी, आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये मुख्य रूप से पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी के अंदर बहती है। तो इसने इन नदियों ने इन पठारी भाग को जगह जगह से काट दिया है। तो इस पठारी भाग को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कर्नाटक में इस पठारी भाग को कर्नाटक के पठारी भाग के नाम से जाना जाता है, तेलंगाना में तेलंगाना के पठारी भाग के नाम से, तमिलनाडु में तमिलनाडु के पठारी भाग के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के पठारी के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण का जो पठारी भाग है ये औसतन 600 मीटर ऊंचा है। दक्षिणी भाग इसका अधिक ऊंचा है जो 1000 मीटर ऊंचा है। वहीं उत्तरी भाग है वो 500 मीटर ऊंचाई के अंदर फैला हुआ है। और दक्षिण भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नाई मुड़ी है जो 2695 मीटर स्थित है। अब हम 5-7 जो फैक्ट मुख्य रूप से फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या रीट के एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, तो नंबर 1 पे पूछा जाता है कि मेघालय का पठारी भाग या इसको कहते हैं आपका शिलोंग का पठारी भाग कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है, तो ये भाग है छोटे नागपुर के पठारी भाग का, यह पठारी भाग है। दूसरा यदि हम देखें तो यह जो पठारी भाग है ना, तो ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसके बाद यदि हम देखें इस पठारी भाग के अंदर, जैसे हम बात करते हैं कि छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पार्श्वनाथ चोटी है जो 1366 मीटर ऊंची है। 1366 मीटर ऊंची है पार्श्वनाथ चोटी। तो इसके अलावा यदि हम दूसरा देखना चाहें तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, यानी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो आ जाती है धूपगढ़। धूपगढ़ मुख्य रूप से क्या है आ जाती है। इसके अलावा यदि हम देखें पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को दक्षिण में मिलाने वाली जो पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो यह नीलगिरी पर्वत श्रेणी इसकी दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी घाट को आपस में मिलाती है। तीसरा, भारत के अंदर 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती है। तो नंबर 1 तो आती है आपकी नर्मदा, ताप्ती और तीसरी दामोदर। ये 3 नदियां भ्रंश घाटियों का प्रमुख रूप से क्या है भाई निर्माण है करती है। इसके अलावा यानी मालदा भ्रंश कौन से 2 भागों को अलग करता है, मालदा भ्रंश है वो मुख्य रूप से मेघालय के पठार को या दक्षिण के पठारी भाग, क्योंकि अब यहाँ उत्तर भारत का विशाल मैदान फैल गया है तो मैदान से भी इसको प्रमुख रूप से क्या करता है भाई अलग है वो करता है। तो इस प्रकार आज हमने क्या है यानी दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी भाग को देखा। तो ये जो प्रायद्वीप से क्या तात्पर्य है, जैसे द्वीप से तात्पर्य तो है जिसके चारों ओर जल होता है, प्रायद्वीप से तात्पर्य जिसके तीनों ओर जल होता है। जैसे भारत में पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व के अंदर बंगाल की खाड़ी इसको प्रायद्वीपीय पठारी भाग के रूप में मुख्य रूप से कन्वर्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसी के साथ अपने क्या है ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग को समाप्त करते हैं। मित्रों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।